हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सबके एनसीईआरटी कैंप में। आज देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2। इसके पहले पार्ट 1 रिकॉर्ड करा था एमसीक्यू सीरीज का, नहीं देखा जाके देख लो, लिंक देना डिस्क्रिप्शन में, देख कर आना इसको, तो उसके बाद ही देखना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। और साथ साथ हमने क्या करा था, इसके पहले 3 और पार्ट रिकॉर्ड करे थे हमने एक्सप्लेनेशन के, उसको भी नहीं देखा जाके देख लो, उसकी भी लिंक दे दूंगा मैं। उन सबको देखने के बाद यहाँ पर आना, ठीक है। चलो देखते हैं। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम का लिंक भी रहेगा। कोई डाउट अगर आए तो हमसे पूछो, हमको शेयर करो, अपने सारे डाउट आके हम सॉल्व कर देंगे वहां पर आपको। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्वियसली हमारा 21st क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। इसके पहले 20 क्वेश्चंस कर चुके थे। 21st क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंड कंडक्टिंग वायर ईच हैविंग 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो आपने क्या करा, बहुत सिंपल है, निकालते हैं इसको। आपको निकालनी है यहाँ पर क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। देखो क्या है, आपके पास n नंबर ऑफ वायर्स है, उस सबकी क्या है रेजिस्टेंस 4 ओम है, उनको आपने लगाया पैरेलल में, तो कैसे आ जाएगी आपकी, दैट इज 1 अपॉन r इन पैरेलल। ये होता है फॉर्मूला, 1 अपॉन r इन पैरेलल विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2, और ये आपकी क्या है n नंबर तक जाएगी, दैट इज 1 अपॉन rn, ठीक है। और देखो यहाँ से क्या है, सबकी रेजिस्टेंस 4 ओम है, तो 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4, और आपकी क्या है ये n नंबर तक ऐसे चलती जाएगी, बिल्कुल। और अल्टीमेटली आपको कितना मिल जाएगा, देखो यहाँ से क्या दिख रहा है, 1 अपॉन rp विल बी इक्वल्स टू n अपॉन 4, ये दिख रहा है। और यहाँ से आपकी रेजिस्टेंस इन पैरेलल विल बी इक्वल्स टू 4 अपॉन n, ये दिख रही है ना, 4 अपॉन n। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है आपको, ऑप्शन 2। देखो 4 अपॉन n दिख रहा है ना, यहाँ पर करेक्ट है बिल्कुल, इसको टिक करो और आगे बढ़ते चलो। नेक्स्ट वन इज, आपको यहाँ पर क्या 3 रेजिस्टर्स गिवन है और सबकी रेजिस्टेंस r ओम है, और सबके अलग अलग मोड्स गिवन है, दे आर बीन कनेक्टेड इन डिफरेंट वेज इन 4 ऑफ दिस सर्किट। अब निकालने हैं ये, बेसिकली पहले निकालते हैं सबकी रेजिस्टेंस कितनी आती है, एंड देन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है उसको चेक करते हैं, ठीक है। फटाफट से देखते हैं, चलो हाँ चलो फटाफट से इसको देख लेते हैं, जस्ट में। हाँ ये देखो, इसके लिए अगर बात करें तो कितनी आ जाएगी, ये तीनों सीरीज में है, इसके लिए आ जाएगी 3 ओम, बहुत सिंपल है, r प्लस आर दैट इज 3r, दैट इज 3r लिखो, 3 ओम लिखो, बातें की है। इसके लिए कितनी आएगी, देखो ये दोनों सीरीज में है और ये उसके साथ क्या है पैरेलल में, इसकी आ जाएगी 2r, और उसके साथ ये पैरेलल में है, तो लगा दो फॉर्मूला, तो 1 अपॉन 2r प्लस 1 अपॉन r, कितनी आ जाएगी, यहाँ से आपको मिल जाएगा 3 अपॉन 2r दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन r इन पैरेलल, और rp कितनी आ गई, rp आ गई 2 अपॉन 3r दैट इज 2/3 ऑफ r, ठीक है। अब इसके लिए निकालो, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे तीनों के तीनों पैरेलल में है, दैट इज 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन r, कितनी हो जाएगी 3 अपॉन r। तो अल्टीमेटली आपको मिल गया यहाँ से रेजिस्टेंस इन पैरेलल विल बी इक्वल्स टू 1/3 ऑफ 3, 1/3 ऑफ r आ गया ना, बिल्कुल 1/3 ऑफ r यहाँ सबको मिल गया। और फोर्थ वाले का देखो क्या है, ये और ये दोनों सीरीज में है, ये सॉरी ये दोनों पैरेलल में है, और साथ साथ ये जो भी इसकी आंसर आएगी सॉल्व करने पे उसको लगा देना इसके साथ सीरीज में। इन दोनों कितना आएगा, दोनों सीरीज में 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन r, कितना हो जाएगा, देखो 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन r, इसका हो गया 2 अपॉन r, और अल्टीमेटली r इन पैरेलल विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ r, ये मिल गया आपको, बिल्कुल। तो चारों के रेजिस्टेंस निकाल लिए ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला क्या गिवन है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस विल बी ऑफ कॉम्बिनेशन 4। कॉम्बिनेशन 4 में देखो क्या मैक्सिमम रेजिस्टेंस है, कितनी आ रही है, हाफ ऑफ r, बिल्कुल मैक्सिमम तो नहीं है। मैक्सिमम किसकी है, देखो फर्स्ट वाले की 3r मैक्सिमम होनी चाहिए थी, तो ऑप्शन 1 तो करेक्ट नहीं है। सेकंड वाली देखो क्या है, मिनिमम रेजिस्टेंस विल बी ऑफ कॉम्बिनेशन 3। कॉम्बिनेशन 3 का चेक करो कितना है, 1/3 ऑफ r, कॉम्बिनेशन 2 का 2/3 ऑफ r, और इसका ठीक है, हाँ बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है। ऑप्शन 3 वाले का 1/3 ऑफ r वो बिल्कुल मिनिमम है, दैट इज उसका अगर सॉल्व करोगे तो 0.33 के अराउंड आएगी, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है। इसको टिक करते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं, टिक कर लिया, आगे बढ़ो। अगला क्या है, द रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर्स इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, कौन सा ऑर्डर में आता है बताना है, इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी की ऑर्डर क्या होती है, ऑर्डर बता दूं, इसकी ऑर्डर होती है 10 टू द पावर 12 से लेकर 10 टू द पावर 17 ओहम मीटर। अब देखो कौन सा सही दिख रहा है आपको, ऑप्शन 4 में जरा नजर झाको, वहां पर 10 टू द पावर 14 ओहम मीटर दिख रहा है ना, बिल्कुल इसको करेक्ट करो, और करेक्ट दिख रहा है ना, टिक करते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं फटाफट से। अभी न्यूमेरिकल्स करने हैं काफी सारी, तो टिक करते हैं और बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। बिल्कुल सर्किट आपके पास गिवन है, और ए और बी के अक्रॉस कितना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो निकालनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये दोनों तो हमारे पैरेलल में दिख रहे हैं, बिल्कुल उसके साथ ये है सीरीज में, मतलब इन दोनों को सॉल्व करो, जो भी इनकी आंसर आएगी उसको लगा देना इसके साथ सीरीज में। तो 1 ओम प्लस 1 ओम किस में है, पैरेलल में, सॉल्व करने में कितनी आएगी 0.5 ओम, इसकी आएगी 0.5 ओम, और उसके साथ ये है सीरीज में, तो 0.5 ओम प्लस 0.5 ओम कितना होगा 1 ओम, दैट इज ऑप्शन 3। ये देखो ऑप्शन 3 दिखा है ना 1 ओम, ये करेक्ट है, बिल्कुल टिक करते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं। नेक्स्ट वन इज द करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोड इन अ कंडक्टर ऑफ 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप टू 1 मिनट।
द इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड विल बी, ठीक है, जो डेटा गिवन है पहले पुट करो आराम से, सब कुछ निकल जाएगा, बहुत सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला याद कर लो, सारा निकल जाएगा। देखो तो डेटा डालते क्या क्या, करंट की बात करें कितने गिवन है, दैट इज आई की वैल्यू 2 एम्पियर गिवन है, और क्या गिवन है आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस V वो 10 गिवन है, टाइम गिवन है कितनी 1 मिनट, इसको चेंज करें सेकंड में तो आ जाएगा 60 सेकंड। अब एनर्जी कैसे निकलेगी, फॉर्मूला क्या होती है एनर्जी की, एनर्जी इज इक्वल्स टू V इंटू आई इंटू टी, ये होती है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट इंटू टाइम, पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है 10, तो 10 इंटू करंट कितनी है, देखो यहाँ पर 2 एम्पियर, 2 इंटू टाइम कितनी है 60, सॉल्व करो कितना हो जाएगा, इसका हो गया आपका 10 टू 20, 6 टू 12, इसका हो गया 1200 जूल आ गया ना, बिल्कुल 1200 जूल। तो आप देखो अल्टीमेटली कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, जरा नजर झांको वहां पर फोर्थ वाले में, हाँ ये वाला 1200 जूल को टिक करो और आगे बढ़ते चलो। नेक्स्ट वन इज पावर ऑफ टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर 100 watt and 200 watt, ठीक है, both are connected from mains of 220 volt, the ratio of the resistance of their filaments will be, ठीक है, तो उनके रेजिस्टेंस की रेशियो निकालनी है, कैसे निकालोगे, देखो बहुत सिंपल है, करते हैं इसको फटाफट से। देखो तो पहले डेटा पुट करते क्या क्या है, फर्स्ट वाले बल्ब की बात करें, बल्ब 1 की, तो उसकी पावर कितनी है P1 दैट इज 100 watt, सेकंड वाले की बात करें तो P2 कितनी है 200 watt, 200 watt, और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है उसके अक्रॉस कितना, दैट इज 200 वोल्ट आपको गिवन है। अब निकालनी है देयर रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, अब देखो क्या कैसे करेंगे इसको, पावर गिवन है, वोल्टेज गिवन है, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस निकालनी है, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, हमको पता है पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई, इसको चेंज करो इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, तो आई को हटाना पड़ेगा, अब आई क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू V अपॉन आर, आई होता है V अपॉन आर, तो अल्टीमेटली क्या मिल जाएगी आपको यहाँ से V स्क्वायर अपॉन आर, और यहां से आर कितना आ जाएगा, यहां से आर आपकी आ जाएगी V स्क्वायर अपॉन P, तो देखो आर क्या आ गई V स्क्वायर अपॉन P, अगर मैं R1 निकालूं दैट इज रेजिस्टेंस फॉर फर्स्ट बल्ब, तो कितनी आ जाएगी V स्क्वायर अपॉन P, V कितनी है आपकी पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन है 200 वोल्ट, तो 200 वोल्ट अपॉन P1 पावर कितनी है 100 वॉट, उसको डालो यहाँ पर, ठीक है, उस तरीके से आप R2 निकालो, R2 कितनी आएगी, R2 विल बी इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन P2, V स्क्वायर, अच्छा V का स्क्वायर है ना, यहाँ पे 2 बार करो इसको, मैंने 1 बार कर दिया 2 बार, ये लो, तो V स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा 200 इंटू 200 अपॉन पावर कितनी है इसकी 200 वॉट, बिल्कुल 200 वॉट डालो। अब इसको सॉल्व करो, देखो यहाँ पे क्या है 2020 गए, और यहाँ भी क्या है आपका 2020 गए, ये पूरा कट गया, तो यहाँ से क्या आ गई आपकी, यहाँ से यहाँ पे बता दे रहे हैं, इधर देख लो, तो R1 कितनी आ गई, R1 आपको दिख रहा है 2 2 400, तो R1 आ गई आपकी 400, और R2 कितनी दिख रही है आपको, R2 दिख रही है 200, ठीक है, इसको सॉल्व, इनका रेशियो निकालना है, तो कैसे करोगे, R1 अपॉन R2 कर दो, द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस, ठीक है, तो R1 अपॉन R2 कर दो, कितना हो जाएगा R1 अपॉन R2 विल बी इक्वल्स टू 400 अपॉन 200, दैट इज कितना हो गया, ये दिख रहा है आपको, ये आपको कितना दिख रहा है 2:1, बिल्कुल, तो R1 is to R2 is equals to 2:1, कहां पर दिख रहा है, देखो ऑप्शन बी पर नजर झांको जरा, ऑप्शन बी 2:1 करेक्ट है ना, हाँ टिक करो और आगे बढ़ते चलो, मजा आ रहा ना, और मजा आएगा। नेक्स्ट वन इज द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 0.5 किलोवाट, ओके, इट इज यूज्ड अप टू 20 मिनट, द इवॉल्व्ड हीट विल बी, कितना हीट बन रहा है वो निकालना है, पहले डेटा जो गिवन है उसको आराम से डालो, सब निकल जाएगा, चलो डेटा डालते फटाफट से। गिवन क्या क्या है आपके पास, पावर गिवन है किसमें किलोवाट में, तो डाल दो यहां से पावर इज इक्वल्स टू 0.5 किलोवाट, ठीक है, टाइम गिवन है कितना, टाइम गिवन है आपके पास 20 मिनट, निकालनी है हीट निकालनी है ना, देखो कैसे करोगे, पहले पावर को चेंज करते, चलो पहले पावर को चेंज करते वाट में, तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, तो 0.5 में कितना वाट होगा, तो निकालो 0.5 इंटू 1000, यहां से कितना आ गया अल्टीमेटली आपको, यहां से आपको मिल गया 500 ना, तो पावर आ गई 500 वॉट, और टाइम को चेंज करो सेकंड में, इट इज गिवन इन मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 20 मिनट में कितने सेकंड निकालो, 20 मिनट में आपके 1200 सेकंड, ठीक है, 1200 सेकंड आपके आ गए। अब निकालनी है एनर्जी, अब निकालनी है हीट, या बोलो तो हीट कैसे निकालोगे, देखो फॉर्मूला क्या होती है, हीट निकालनी है आपके पास पावर है, ओके, देखो अगर मैं ये फॉर्मूला लगा दूं कौन सी, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, अगर लगा दूं तो निकल पाएगी क्या, आपके पास T तो है,
आपके पास पावर है, आई और आर कुछ नहीं है, इससे तो काम नहीं बनेगी, तो कैसे निकालोगे, एनर्जी है। ठीक है ठीक है, अब देखो हमको पता है पावर, एक और देख लो, पावर होता है पावर इज इक्वल्स टू वी इंटू आई, पावर इज इक्वल्स टू वी इंटू आई। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, पावर इज इक्वल्स टू वी इंटू आई, टाइम गिवन है आपके पास और पावर है, तो यहां से पावर इज इक्वल्स टू वी इंटू आई, कैसे निकलेगी बताओ, इवॉल्व्ड हीट विल बी, ठीक है ठीक है, तो H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। अब देखो यहां से, हाँ ये देखो यहां से आंसर आई गई ना, बिल्कुल, देखो पावर होती है, पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, बिल्कुल पावर होती है आई स्क्वायर आर। अब देखो यहाँ पर आई स्क्वायर आर दिख रहा है ना, ये देखो आई स्क्वायर आर, हाँ इसकी जगह डाल दो पावर, तो आपका अल्टीमेटली क्या आ गया, हीट प्रोड्यूस्ड H इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम बोल सकते हैं, बिल्कुल देखो दिख रहा है ना, हाँ ऐसे आपको सोचना पड़ेगा आपको तभी आंसर आएगी, देखो मैंने सोचा ना तो आंसर आ गई, आपको ऐसे देखना पड़ेगा। तो हीट इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, पावर कितनी है देखो 500 वॉट, तो पुट करो H इज इक्वल्स टू 500 इंटू टाइम कितनी है आपकी 1200, टाइम आपकी कितनी है 1200, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, इसका आपका आ गया 50 50 60, तो आ गया 60 और यहाँ पे कितने हैं 4 जीरो, तो आपकी अल्टीमेटली कितनी आ गई 6 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल दिख रहा है, बिल्कुल 6 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल दिख रहा है ना वहां पे, तो ऑप्शन 4 देखो यहाँ पर, नजर घुमाओ यहाँ पर, तो 6 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल करेक्ट है, टिक करो और आगे बढ़ते चलो, बढ़ते आगे। नेक्स्ट वन इज टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड विद अ सेल इन पैरेलल, ठीक है, इफ अ करंट फ्लोज इन बोथ रेजिस्टेंस एंड द हीट इवॉल्व पर सेकंड आर H1 एंड H2 रिस्पेक्टिवली, देन ओके, तो आपको निकालनी है H1 और H2, इन दोनों का डिवीजन हमें क्या देगा वो निकालनी है, चलो सॉल्व करते हैं फटाफट से, बहुत सिंपल है, देखो कैसे करोगे, दोनों की रेजिस्टेंस गिवन है R1 R2, यहाँ पुट करो R1 और R2 दोनों के रेजिस्टेंस गिवन है, दोनों जो हीट इवॉल्व कर रही है वो भी गिवन है, कितनी H1 H2 एंड H2 वो भी गिवन है, H1 H2 की निकालनी है रेशियो, देखो H1 क्या होती है आपको पता है, हीट प्रोड्यूस्ड या हीट इवॉल्व विल बी इक्वल्स टू H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। अब देखो दोनों में करंट सेम फ्लो कर रहा है, ये देखो इफ अ करंट फ्लोज इन बोथ द रेजिस्टेंस, दोनों में क्या है सेम करंट आपका फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो आई यहां पर हो गई आपकी सेम करंट फ्लो कर रही है, सेल इन पैरेलल, ओके, बेसिकली क्या है ना, देखो यहाँ पर सीरीज होना चाहिए था, क्योंकि आपको पता है कि सीरीज कनेक्शन में क्या होता है करंट सेम होती है, पैरेलल में तो सेम हो नहीं सकती, तो यहाँ पर गलती से पैरेलल लिख दिया, इसको काट दो, यहाँ पर होनी चाहिए थी सीरीज, इसको काट कर यहाँ पर सीरीज कर दो, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होता है। अब ठीक है, सीरीज कनेक्शन है उसके बाद करंट सेम आ रही है दोनों केस में, और टाइम कितना लग रहा है देखो, इफ अ करंट फ्लोज इन बोथ द रेजिस्टेंस एंड हीट इवॉल्व पर सेकंड, एक सेकंड की बात करें तो टाइम हो गया 1 सेकंड, ठीक है, तो यहाँ पर H1 आपकी आ गई, आपकी H1 निकल के आ गई कितनी आई स्क्वायर R1T, और यहां से H2 कितनी आ जाएगी देखो, H2 आ जाएगी आई स्क्वायर R2T, यहाँ पे T1 बोल दो, मतलब दोनों तो T होगा ना, टाइम तो दोनों के लिए सेम है, एक एक सेकंड, तो अल्टीमेटली कितने आ गई दोनों के रेशियो देखो, यहां से अगर निकाले H1 अपॉन H2, कितनी आ गई H1 अपॉन H2 इज इक्वल्स टू, यहां से देखो ये तो कट जाएगा ना, आई स्क्वायर कट गया और T कट गया, तो अल्टीमेटली क्या बचा R1 अपॉन R2, कहां पर दिख रहा है, तो कहीं दिख रहा है क्या, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन 2 देखो H1 अपॉन H2 इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R2, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, आगे बढ़ते अगला देखते हैं। The nature of the graph between potential difference and the electric current, okay, इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, सर्कुलर होगा, स्ट्रेट लाइन होगा या हाइपरबोलिक होगा, उसको देखते हैं, चलो फटाफट से बनाते हैं यहाँ पे, ओके हाँ देखो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ने क्या बोला था, उसने ये बोला दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस्ड अक्रॉस टू टर्मिनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, जितना करंट फ्लो करेगा, जिस भी रेट से आपका करंट फ्लो कर रहा है उतने अमाउंट से आपका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है, तो देखो यहाँ पर दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, अगर आप बनाओगे V वर्सेस I ग्राफ, यहाँ देखो अगर V वर्सेस I ग्राफ बनाओगे, यहाँ पर मैंने रख दिया पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ पर डाल दो करंट, तो देखोगे ऐसे बढ़ेगी ना ग्राफ, बिल्कुल लीनियरली ऐसे स्ट्रेट, ऐसा बढ़ रहा है, बिल्कुल ऐसा बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आपकी लाइन कैसी मिल रही है, स्ट्रेट लाइन, और ऑप्शन कौन सा करेक्ट दिख रहा है, ऑप्शन 3 करेक्ट है ना, ये वाली, बिल्कुल, इसको टिक करो और आगे बढ़ते चलो। नेक्स्ट वन इज इफ द करंट I थ्रू द रजिस्टर इज इंक्रीज्ड बाय 100%, ओके, द इंक्रीज इन पावर डिसिपेशन विल बी अज्यूम द टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज्ड, ओके ठीक है, आपको क्या निकालनी है, द इंक्रीज इन पावर डिसिपेशन विल बी
अच्छा, इंक्रीज इन पावर, कितना पावर बन रहा है, कितना पावर बढ़ रही है, उसकी परसेंटेज निकालिए, कितना अमाउंट में कितना परसेंटेज पावर आपका बढ़ा वो निकालनी है, ठीक है। रेजिस्टेंस आपने 100 गुना बढ़ा दिया तो पावर कितनी बढ़ेगी। देखो यहाँ पे हिंट क्या गिवन है, एज्यूम टेम्परेचर टू बी अनचेंज्ड, टेम्परेचर टू बी अनचेंज्ड, ओके ठीक है। देखो अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो उस केस में क्या होता है, रेजिस्टेंस को रहने दो, रेजिस्टिविटी की बात करते हैं, चलो रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी आपको पता होगा, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, ठीक है ना। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे या कम करोगे, ये आप अगर ये आप मटेरियल चेंज कर दिए तो उससे आपकी क्या होगी, रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी ना। अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, उसी केस में क्या है, रेजिस्टेंस के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से घटाने से उसकी वैल्यू चेंज होती है। दैट मींस रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एज लाइक दैट ऑफ रेजिस्टिविटी। यहाँ पे आपका टेम्परेचर अनचेंज, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब यहाँ पे हिंट ये गिवन है, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब कि आपकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। हिंट मिल गया। अब चलो सॉल्व करते हैं फटाफट से। ठीक, ये देखो कैसे सॉल्व करना है, जस्ट अ मिनट। हाँ ये देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले पुट करते हैं। तो देखो लेट से इनिशियल पावर, लेट से आपकी इनिशियल पावर कितनी है, पी, इनिशियल पावर पी है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इफ द करंट इज इंक्रीज बाय 100%, ओके ओके, तो पावर पहले बाद में बढ़ा 100%। चलो तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं, इनिशियली क्या हुआ होगा, इनिशियली आपकी करंट, आपकी रेजिस्टेंस, आपकी करंट कितनी होगी, आई। इनिशियली करंट आई फ्लो कर रहा था, बाद में अब फाइनली कितना फ्लो कर रहा है, फाइनली द करंट, द फ्लो ऑफ करंट इज इंक्रीज्ड बाय 100%, दैट इज मैं बोल सकता हूं फाइनली द करंट इज, दैट इज मैं बोल सकता हूं आई डैश, फाइनल करंट इज इक्वल्स टू आई प्लस 100% ऑफ इनिशियल करंट, 100% ऑफ इनिशियल करंट बोल सकता हूं, है ना। देखो वही लिखा हुआ है, इट इज इंक्रीज्ड बाय 100%, तो आई प्लस 100% ऑफ आई, ठीक है। यहां से सॉल्व करो, इसको कितनी आ जाएगी, यहां से देखो, यहां से मिल जाएगा आई प्लस 100% मतलब क्या, 100 अपॉन 100, 100% मतलब 100 अपॉन 100, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली कितना मिल गया, आई प्लस आई इज इक्वल टू 2y। देखो ऐसे भी समझो, किसी चीज को 100% बढ़ाना मतलब क्या, उसको 2 गुना करना, 100% बढ़ा रहे हो मतलब क्या, 2 गुना कर रहे हो ना। तो यहाँ पे देखो करंट आपकी 2 गुना हो गई है, ठीक है। इनिशियली आपकी आई करंट फ्लो कर रही थी और 100% आपकी करंट बढ़ा देने से अब आई करंट ना फ्लो करके 2i करंट फ्लो करेगी आपकी, ठीक है। चलो आपको क्या निकालना है, पावर। देखो पावर की फॉर्मूला क्या होती है, यहाँ पे देख लो, इधर देख लो, पावर इज इक्वल्स टू v इंटू आई, पावर इज इक्वल टू v इंटू आई। अब देखो एस, बिकॉज यहाँ पे हमको हिंट गिवन था, दैट इज टेम्परेचर इज अनचेंज्ड, तो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर अनचेंज दिया था तो हमने उससे क्या करा, रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्शन निकाला कि टेम्परेचर अनचेंज मतलब रेजिस्टेंस अनचेंज्ड। तो हम क्या करते हैं, इसको इन फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस चेंज करते हैं, पावर इज इक्वल टू v इंटू आई। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, पावर इज इक्वल टू, देखो हम क्या करते हैं, पावर इज इक्वल टू v इंटू आई, v को चेंज करते हैं, क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो v हो जाएगा आई आर, और अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये मिल जाएगा ना, बिल्कुल मिल जाएगा, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर। पावर कौन सा है, ये आपका फाइनल पावर, ये तब की पावर निकाल रहे हैं जब आपकी करंट 100 गुना बढ़ चुकी है, तब पावर कितना बन रहा है वो निकाल रहे हैं, ठीक है ना, भूलना मत इसको। पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब यहां से पुट करो वैल्यू, आई स्क्वायर, ये कौन सा आई है आपका, आई डैश, आई डैश वैल्यू कितनी आई थी आपकी, 2i, आई डैश इज इक्वल टू 2i, यहां पुट करो, 2i का स्क्वायर, समझ में आ रहा ना, इंटू आर, ठीक है। 2i का स्क्वायर मतलब क्या, 4i स्क्वायर, यहां से आपको मिल गया, यहां देख लो, यहां से मिल गया 4i स्क्वायर आर। तो आपको अल्टीमेटली क्या देखने को मिल रहा है, इधर देखो, अब इधर चेंज करना पड़ा ना, इधर उधर इधर उधर, यहां देखो, अब यहां सब क्या देखने को मिल रहा है, p डैश इज इक्वल्स टू 4i स्क्वायर आर। अब देखो i स्क्वायर आर ये क्या है आपका, इसको हम p बोल सकते हैं ना। देखो इनिशियली पावर p था, अब पावर होता है i स्क्वायर आर, है ना। तो यहां से अल्टीमेटली क्या मिल गया, p डैश, देखो p डैश इज इक्वल्स टू 4p बोल सकते हैं, बिल्कुल। दैट इज द फाइनल पावर प्रोड्यूस इज इक्वल्स टू 4 गुना ऑफ इनिशियल पावर, जब करंट आई फ्लो कर रही थी, ठीक है, और उसके बाद जब 100 गुना करंट बढ़ा दिया गया, तो उस केस में जो पावर बन के आ रही है, जब करंट बढ़ाया गया 100 गुना, तो वो इनिशियल वाले पावर के 4 गुना आ गई, देख रहे हो, बाप रे बहुत ज्यादा आ गई है भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हमको निकालना है, परसेंटेज ना, हमें ये तो नहीं पूछा कि पावर कितना है, पावर कितना परसेंट बढ़ा वो बताना, ठीक है। कैसे निकालोगे परसेंटेज, तो सिंपल लगा दो फॉर्मूला, दैट इज फाइनल पावर, दैट इज फाइनल पावर p डैश माइनस इनिशियल पावर अपॉन इनिशियल पावर इनटू 100। इसको याद कर लो, आपको चेंज निकालना है ना कि कितना चेंज आया, कितना बढ़ा पावर, तो फाइनल पावर माइनस इनिशियल पावर अपॉन फाइनल पावर इनटू 100। फाइनल पावर कितनी गिवन है आपको, अभी निकाले 4p निकाले ना, यहाँ पे देखो अभी निकाले हैं 4p, तो पुट करो, इधर पुट कर दो 4p माइनस इनिशियल पावर p
अपॉन पी इंटू 100। यहां देखो कितना मिल गया आपको, यहां से आगे 4p माइनस पी कितनी होती है 3p, 3p अपॉन p इंटू 100। ठीक है, अब p और p कट गया तो कितना बचा 3 इंटू 100 दैट इज 300। 300 तो देख रहे हो दैट इज 300%। इसका मतलब पावर जो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, वो कितने परसेंट बढ़ रही है, पावर 300 गुना ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है, इसको टिक करते, टिक करो और आगे बढ़ते चलो। ठीक है, बहुत मजा आ रहा है ना। Next one is a student says that the resistance of two wires of same length and same area of cross section is same. Okay, तो क्या है आपके पास दो वायर है और उन दोनों की लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। तो बताने कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। बोथ वायर्स आर ऑफ डिफरेंट मटेरियल। ओके, both wires are of same material and are of different temperature. Both wires are of same material and are at same temperature. Both wires are of different material and are at same temperature. कौन सा सही दिख रहा है आपको, देखो लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम गिवन है। ठीक है, दोनों रेजिस्टेंस के लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम गिवन। ठीक है, देखो इसका कैसे सॉल्व करोगे, यहां पर देख लो। देखो फॉर्मूला क्या होती है आपको पता है, रेजिस्टेंस दैट इज आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई, यहाँ पे आर क्या है रेजिस्टेंस, रो क्या है रेजिस्टिविटी, एल क्या है लेंथ, एल क्या है ए क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आपको क्या बोला है कि दोनों वायर की लेंथ और एरिया सेम है। तो देखो अगर मैं बात करूं, एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस R1 है और दूसरी वायर की रेजिस्टेंस R2 है, तो R2 कितनी आ जाएगी, R2 आ जाएगी रो अपॉन एल ए। देखो दोनों की लेंथ एरिया सेम है ना, इसका भी एल है इसका भी एल है। तो आप देख रहे हो यहां से क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो R1 और R2 दोनों किस पे डिपेंड कर रहा है, रो पे ना। देखो R1 और R2 दोनों के लेंथ और एरिया तो सेम है, तो दोनों R1 और R2 डिपेंड कर रही है आपकी रो पे दैट इज रेजिस्टिविटी पे। और रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल के नेचर पे। कि अगर दोनों रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रही है, इसका मतलब रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी डिपेंड अपॉन द मटेरियल। अगर मटेरियल सेम हो तभी रेजिस्टिविटी सेम होती है। इसका मतलब आपको यहाँ पर क्या है, आपको दोनों वायर जो गिवन है वो सेम मटेरियल के हैं। मिल गया यहाँ से आइडिया, आपको यहाँ से हिंट मिल गया, दोनों वायर आपके सेम मटेरियल के हैं और साथ साथ दोनों के टेम्परेचर भी सेम है। क्यों, आपको पता है रेजिस्टिविटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। टेम्परेचर कम कमा दोगे तो रेजिस्टिविटी कम जाएगी। दैट मींस इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। तो इसका मतलब क्या, बोथ वायर आर ऑफ सेम टेम्परेचर एंड एट सेम मटेरियल। दोनों की मटेरियल भी सेम है और टेम्परेचर भी सेम है ना, बिल्कुल। तो ऑप्शन 3 जो दिख रहा है, देखो ऑप्शन 3 ये वाली, बोथ आर ऑफ सेम मटेरियल एंड हैविंग सेम टेम्परेचर। इसको टिक करो और आगे बढ़ते चलो। समझ गए ना कैसे करना था, बहुत सिंपल था। चलो आगे बढ़ते अगला देखते हैं, नेक्स्ट वन। A piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts। एक बड़ा सा वायर था, ठीक है, उसकी रेजिस्टेंस R थी, उसको 5 पार्टों में कट 5 पार्टों में काट दिया। अब क्या बताया, जो 5 पार्ट बने हैं उसी कुछ रेजिस्टेंस आएगी, तो उसकी रेजिस्टेंस को इनिशियल वाले रेजिस्टेंस डिवाइड करना है और बताना है कि दोनों की वैल्यू कितनी आती है। ठीक है, चलो निकालते हैं, बहुत सिंपल है, फटाफट करते हैं इसको। चलो अब देखो यहाँ पर, अब देखो आपको पता है, आपको एक चीज पता है ना, दैट इज R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ये आपको पता है ना, लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, लेंथ कमाओगे रेजिस्टेंस कम जाएगी। तो आपने यहाँ पे क्या करा, इनिशियली आपके पास लेंथ L था, है ना, ये देखो यहाँ पर मान लो ये आपके पास वायर गिवन है, इसकी लेंथ L है, इसको आपने 5 पार्टों में काट दिया, तो आपको ऐसे से 5 पार्ट मिल गए इसके, 1 2 3 4 5। तो आपने क्या करा, सबकी लेंथ को 1/5 कर दिया, 1/5 आपने क्या करा, सबको 5 गुना कम कर दिया, है ना, 1/5 1/5 1/5 कर दिया। इसका मतलब देखो आपने यहाँ पे लेंथ को 5 पार्टों में बांटा, तो मतलब क्या, रेजिस्टेंस आपकी 5 गुना कम गई। हर एक रेजिस्टेंस में, हर एक वायर में आपका रेजिस्टेंस अब 5 गुना कम गया है। तो अल्टीमेटली जब आप निकालोगे वैल्यूज, तो देखो यहाँ पर इसको मैं रब कर दूं, समझ में आ गया। तो रेजिस्टेंस आपकी 5 गुना कम गई है हर एक वायर में। इनिशियली रेजिस्टेंस आपके पास R थी, अब हर एक में रेजिस्टेंस आपके पास कितनी हो गई, R/5 हो गई। ठीक है ना, इसको मैं रब कर दूं तो समझ में आ जाएगा अच्छे से, इसको रब कर दे। हाँ, अब देखो कैसे निकालेंगे, तो यहां से क्या करते हैं, 1/, यहां से निकालते हैं, रेजिस्टेंस इन पैरेलल विल बी इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 5 पार्ट पे काटे, तीनों पांचों का निकालते हैं, प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। अब देखो यहां से 1/R, रेजिस्टेंस तो 5 गुना कम गई ना, दैट मींस R/5 सबका कर दो ऐसा ही, सबका कर दो कितना, 1/R/5 सबका, इसका भी R/5। अल्टीमेटली आप देखोगे ऐसे करने पे क्या होगा, अब देखो ये आपकी निकल के आ गई, ऊपर में चला जाएगा 5 और नीचे में बच जाएगा R। ठीक है, तो आप देखोगे इसका 5/R, इसका भी 5/R, इसका भी 5/R, ऐसे 5 बार मिलेगी।
तो अल्टीमेटली सॉल्व करने में कितनी आएगी आप देखोगे, आपको निकल कर आएगा 1 अपॉन आरपी इज इक्वल्स टू, सब पेपर 5 है, 25 अपॉन आर, ये निकल के आ रही है। और यहाँ से आरपी कितनी आ जाएगी, यहाँ से आरपी आ जाएगी, अच्छा यहाँ से तो ये कट ही जाएगा, यहाँ से आरपी कितनी आ गई आपकी 1 अपॉन 20, अच्छा आर वहां चला जाएगा, ठीक है ठीक, रेजिस्टेंस 5 गुना गिवन है, ठीक है। और यहाँ से कितनी आ गई आरपी, देखो निकल गया, यहाँ से आरपी आ गई आपकी, ठीक है, आर अपॉन 25, तो देख रहे हो यहाँ पे आर अपॉन 25, तो आपकी जो रेजिस्टेंस आ रही है पैरेलल में उसकी वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 25 टू दी आर, ये आपकी निकल के आ गई है, ठीक है ना। आपको इसको डिवाइड करना है इनिशियल रेजिस्टेंस, तो निकाल दो, सिंपल, इनिशियल रेजिस्टेंस आर है तो आर अपॉन आर डैश, जो निकाले हैं आर डैश अभी ये वाली आर डैश, दैट इज कितना आर अपॉन 25, तो आर अपॉन 25 पुट कर दो सिंपल, ये तो कट गया ना, अल्टीमेटली ये कट गई, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई 25, ये तो ऊपर चली गई ना, तो आगे 25, तो आपको जो दिख रहा है कौन सा ऑप्शन, फोर्थ वाला, देखो ये फोर्थ वाली दिख रही है 25, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है ना, इसको टिक करो और आगे बढ़ते चलो, ठीक है। अगला देखते हैं, चलो नेक्स्ट वन इज द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सर्टेन मटेरियल इज 0.6 ओहम मीटर, द मटेरियल इज मोस्ट लाइकली टू बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, जो कंडक्टर्स होते हैं उनकी कितनी होती है 10 to the power 8 to 10 to the power 6 ओहम मीटर, उसकी होती है रेजिस्टिविटी की ऑर्डर। अगर बात करें किसकी, इंसुलेटर्स की, तो उनकी होती है 10 to the power 12 से लेकर 10 to the power 17 मीटर। अगर बात करें सेमीकंडक्टर्स की, उनकी कितनी होती है 10 to the power -5 से लेकर 10 to the power 5 ओहम मीटर। तो आप देख लो यहाँ पे 0.6 फंस रहा है ना, कहां पर फंस रहा है बताओ, सेमीकंडक्टर्स है, बिल्कुल, तो सेमीकंडक्टर्स यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसको टिक करो, आगे बढ़ते चलो, हाँ टिक करो इसको फटाफट से, ये लो टिक करे और आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट वन इज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट 3 bulbs that is A, B and C are operating 40 watt, 60 watt and 100 watt। तो तीन आपके पास बल्ब गिवन है, तीनों की आपकी रेटिंग गिवन है, पावर that is 40 watt, 60 watt and 100 watt respectively are connected in parallel। अब तीनों को भैया पैरेलल में जोड़ दिया गया, ठीक है। Which of the following is likely to happen regarding the brightness। चलो ब्राइटनेस की बात करी गई है, तो देखो ब्राइटनेस कैसे निकालोगे, ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर, मतलब जिसकी पावर ज्यादा होगी उसकी ब्राइटनेस भी ज्यादा होगी। तो आप चेक करो यहाँ पे पावर किसकी ज्यादा है, सबसे ज्यादा पावर आपके पास बल्ब सी का है और सबसे कम पावर किसकी है बल्ब ए की, मतलब सबसे ज्यादा ब्राइटनेस आपकी सी वाले की होगी और सबसे कम ब्राइटनेस बल्ब ए वाली की होगी। देखते कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है आपको, ब्राइटनेस ऑफ ऑल द बल्ब इज सेम, ना सेम नहीं है सब में, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब ए विल बी मैक्सिमम, ना मैक्सिमम नहीं है उसमें, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब बी विल बी मोर देन दैट ऑफ ए, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब बी, हाँ बिल्कुल ये करेक्ट दिख रहा है, देखो ब्राइटनेस ऑफ बी इज मोर देन ए ना, बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है, इसको टिक करो और आगे बढ़ते चलो, टिक करते हैं फटाफट से, हाँ ये लो टिक करे और आगे बढ़े, ये वाली है ना, यही था ना, हाँ यही है, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट वन, a cylindrical conductor of length L and a uniform area cross sectional A has resistance R, another conductor of length 2L and resistance R of same material as area of cross section what, वो निकालनी है, ठीक है। देखो यहाँ पर हिंट एक क्या दे दिया आपको, सेम मटेरियल की बात करी गई है, मटेरियल सेम है, जो दोनों सिलेंड्रिकल कंडक्टर्स है दोनों की मटेरियल सेम ही है, तो मतलब दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम की अलग बताओ, दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी, बिकॉज रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। अगर नेचर ऑफ मटेरियल सेम हो तो दोनों की आपकी रेजिस्टिविटी सेम आएगी, ठीक है। तो इसको विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टिविटी सॉल्व करें, बिल्कुल करते, आप भी सॉल्व करो मेरे साथ, ठीक है ना। देखो तो अगर निकाले हम फर्स्ट वाले के लिए फर्स्ट सिलेंड्रिकल कंडक्टर, तो यहां से निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होती है, R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, यहां से रो कितना आ जाएगा, यहां से आपकी आ जाएगी रो 1 इज इक्वल्स टू R1 A1 अपॉन L1 है ना। अगर रो 2 की बात करें, रेजिस्टिविटी फॉर सेकंड वन दैट इज R2 A2 अपॉन L2, दिख रही है बिल्कुल। अब चलो वैल्यूज पुट करते हैं, पहले इसके लिए डालो वैल्यूज, यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस कितनी है इसकी, रेजिस्टेंस R, इसका एरिया कितना है क्रॉस सेक्शनल एरिया A, और इसकी लेंथ कितनी है L। इसके लिए बात करें, इसके लिए कितनी है रेजिस्टेंस R, बिल्कुल, इसकी लेंथ, इसकी तो एरिया तो निकालनी है, वो तो निकालनी है, ठीक है। उसके लिए हम एरिया को क्या ले, x लेके छोड़ दे, एरिया को आप क्या करो x लेके छोड़ दो, ठीक है। और यहाँ पर क्या है इसकी, देखो लेंथ कितनी गिवन है 12। अब एज बिकॉज रेजिस्टिविटी सेम होती है, दैट मींस हम बोल सकते हैं यहाँ से रो 1 इक्वल्स टू रो 2 इज इक्वल्स टू रो, है ना, रेजिस्टिविटी सेम, तो अल्टीमेटली क्या करते हैं, इसको मान लो इक्वेशन 1 और इसको बोल दो इक्वेशन 2, तो बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 देखते हैं क्या आता है। तो आपकी निकल के आ रही है यहाँ से
यहां से देखो आर ए अपॉन एल इज इक्वल्स टू आर एक्स अपॉन 2l, ये दिख रहा है आपको। देखो आर आर गई, आर आर कट गया यहां से, देखो यहां से एल एल कट गया, ये देखो एल और एल कट गया, तो अल्टीमेटली कितना बच गया, यहां से आपको दिख रहा है x इज इक्वल्स टू 2a, बिल्कुल हाँ। तो जो जो आपकी क्रॉस सेक्शनल एरिया आ रही है किसकी, सेकंड कंडक्टर की, वो कितनी आ रही है, 2a, ठीक है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट दिख रहा है आपको, थर्ड ऑप्शन, देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, बिल्कुल 2a दिख रहा है, इसको टिक करो और आगे बढ़ते चलो, देखते हैं। नेक्स्ट वन इज द हीट प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ फिक्स्ड रेजिस्टर इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। आपको पता है, देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है, इतना बड़ा बस लिख दिया है, बड़ा चढ़ा के, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो हीट जो बन रही है किसी भी कंडक्टर में, जब करंट पास करे, जो हीट बन रही है कितनी बन रही है, उसका स्क्वायर किसके बराबर है, तो आपको पता है ना फॉर्मूला कौन सी, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H इज इक्वल्स टू, यहां पर लिख रहे, कहां गया, हाँ यहां पर, H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। तो आप क्या देख रहे हो, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, है ना, स्क्वायर ऑफ करंट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखो इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, ऑप्शन 3, ये देखो करेक्ट है ना, टिक करो और आगे बढ़ते चलो, अगला देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, एंड चूज द इनकरेक्ट वन। इनकरेक्ट वन फाइंड करने हैं। एलॉय ऑफ निकल, क्रोमियम, मैंगनीज एंड आयरन हैविंग अ रेजिस्टिविटी ऑफ अबाउट 60 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ कॉपर, बिल्कुल सही है। जो आपके होते हैं क्रोमियम, मैंगनीज वगैरह ना, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा, तो कॉपर से 60 गुना ज्यादा रेजिस्टिविटी है इनकी, ठीक है ना, बिल्कुल सही है ये वाली। अगला देखो सेकंड वन, द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर वगैरह, तो आर मेड अप ऑफ एलॉय रादर देन प्योर मेटल, बिल्कुल। आपको पता होगा जो कॉइल वगैरह होती है किसकी, आपकी टोस्टर की बात करें या आयरन की बात करें, जो उनका कॉइल होता है दैट इज द हीटिंग एलिमेंट, इट इज मेड अप ऑफ एलॉय। क्यों, क्योंकि एलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है इज मोर देन दैट ऑफ मेटल, मेटल से ज्यादा रेजिस्टिविटी एलॉय की होती है। एंड ऑल्सो एलॉय डज नॉट ऑक्सीडाइज इजिली, एलॉय को ऑक्सीडाइज करना आसान नहीं है, मतलब इजिली बर्न नहीं करता, इसलिए हम लोग यूज करते हैं एलॉय को। उसकी क्या मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है, रेजिस्टिविटी भी ज्यादा है, साथ साथ क्या, इट डजंट ऑक्सीडाइज इजिली, ये भी सही है। हमको इनकरेक्ट फाइंड करने हैं, ऊपर के तो दोनों सही दिख रहे हैं, ठीक है। थर्ड वन देखो, नाइक्रोम अंडरगोस ऑक्सीडेशन वेरी इजिली एट हाई टेम्परेचर, ना ये ऑप्शन गलत है। नाइक्रोम डजंट ऑक्सीडाइज इजिली, नाइक्रोम क्या है, नाइक्रोम एक एलॉय है, और मैंने अभी जस्ट बताया एलॉय की प्रॉपर्टी क्या होती है, द एलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज इजिली, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि नाइक्रोम ऑक्सीडाइज इजिली, तो बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन 3 आपको इनकरेक्ट दिख रहा है, इनकरेक्ट फाइंड करना था, तो अल्टीमेटली इसको क्या करो, टिक करो और आगे बढ़ते चलो, ठीक है, टिक करते हैं, रुको, हाँ चलो इसको टिक करते हैं, दैट इज ऑप्शन 3, नाइक्रोम अंडरगोज ऑक्सीडेशन इजिली, ना बिल्कुल ना, ठीक है, जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता है। अगला देखते हैं, Which of the following characteristic is suitable for a fuse wire? फ्यूज वायर बताए थे ना, याद है ना, फ्यूज वायर। तो फ्यूज क्यों लगाते हैं सर्किट में, ताकि क्या करे, अगर करंट कभी ओवरफ्लो कर जाए, जरूरत से ज्यादा फ्लो कर जाए, तो फ्यूज की जो वायर है मेल्ट कर जाए, सर्किट को ब्रेक कर दे और वहीं पे करंट का फ्लो को स्टॉप कर दे, ठीक है। इसका मतलब क्या, अगर करंट की मैग्नीट्यूड बढ़ जाए, इसका मतलब इसको पिघलना पड़ेगा उसके वायर को, तो पिघलने के लिए क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। अगर आपने मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा दिया तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ाने से क्या होगा, आपने देखा ले करंट भी बढ़ा दिया और पिघली भी नहीं, तो फायदा क्या लगाने का। तो मेल्टिंग पॉइंट लो करोगे तभी तो क्या होगी, अगर करंट थोड़ी सी बढ़ गई, जरूरत से ज्यादा बढ़ गई, तो पिघल जाएगी, सर्किट ब्रेक कर देगा, हमारा काम हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 जो दिख रहा है दैट इज लो मेल्टिंग पॉइंट, उसको टिक करो और आगे बढ़ते चलो, चलो टिक करते फटाफट से। थर्ड वाली ऑप्शन आपकी क्या है करेक्ट, लो मेल्टिंग पॉइंट होनी चाहिए, नहीं तो काम का नहीं होगा फ्यूज हमारा, और काम का नहीं होगा तो फिर हम भी किस काम के, ठीक है। आगे देखो, द लैम्प इन हाउस होल्ड सर्किट आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिकॉज, तो लैम्प को क्यों लगाते हैं पैरेलल में, तो आपको पता है सीरीज में क्या होती है, सीरीज कनेक्शन में आपके पास करंट सेम होती है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होती है। पैरेलल में क्या होती है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम अक्रॉस द टू टर्मिनल बट करंट इज डिफरेंट। और आपको पता होगा कि पैरेलल का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, अगर आपने, अच्छा यहाँ पैरेलल की बात करिए, कनेक्टेड इन पैरेलल बिकॉज, ठीक है, द लैम्प इन हाउस सर्किट कनेक्टेड इन पैरेलल, ओके ठीक है। देखो पैरेलल का फायदा क्या है, अगर पैरेलल में 2-3 अप्लायंस लगे हैं तो अगर एक काम करना बंद भी कर दिया तो बाकी के 2-3 चलेंगे। लेकिन सीरीज में क्या है, सीरीज में अगर मान लो 2-3 आपने लोड लगा के रखे हैं, उसमें से अगर एक काम करना बंद कर दिया, अगर एक की वर्किंग खराब हो गई तो बाकी वाले भी क्या करेंगे, वर्क करना बंद कर देंगे। तो ये हमारा सबसे बड़ा फायदा है पैरेलल का। तो देखो हमने इसे लगाया ताकि इफ, देखो यहाँ पे कौन सा दिख रहा है करेक्ट आपको, इफ वन लैम्प फेल्स द अदर रिमेन लिट, बिल्कुल ये सही है। सेकंड वाला देखो, अगर एक लैंप फेल भी कर जाए, अगर वो नहीं, अगर वो खुदा ना खासा नहीं जल रही है, अगर सेकंड वाला जलेगी बिल्कुल, क्योंकि वो पैरेलल में है, और सेकंड वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उसको टिक करो और आगे बढ़ते चलो फटाफट से, टिक करते हैं, ये लो टिक कर दिया, हाँ और आगे बढ़ते। ये हमारा
आई थिंक लास्ट क्वेश्चन, इसको देखते चलो। व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी? जिस तरह बात करें थे पावर की, पावर की कमर्शियल यूनिट क्या होती है? किलोवाट। और बात करें एनर्जी की, एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इज पावर इनटू टाइम। तो पावर की हो गई किलोवाट और टाइम की हो गई आवर, तो अल्टीमेटली किलोवाट आवर इज द करेक्ट आंसर। दैट इज ऑप्शन 3 जो आपको दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, टिक करते हुए आगे बढ़ते हैं। किलोवाट आवर, ठीक है। इसके बाद कुछ है? नहीं है, बस वही है, लिंक है और क्या है। नीचे में लिंक दे देंगे, जो भी डाउट आएगा पूछो। मजा आया ना क्लास में? इसके बाद और मजा आएगा। अब क्या करेंगे, हमने क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी खत्म कर दिए, साथ साथ क्या करे, उसके एमसीक्यूज भी खत्म, 2 पार्ट में। अगला वीडियो जो करेंगे अब होगा हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको पूरा डेप्थ में कवर करेंगे और उसी तरीके से सेम डेप्थ में कवर करने के बाद उतरेंगे एमसीक्यूज में और गहराई से सब चीज को देखेंगे। मजा आया ना? इसी तरीके से हमको प्यार देते रहिए, वीडियो देखते रहिए और खुश रहिए, कुशल रहिए और हमें ऐसा ही प्यार आपका मिलता रहे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर।